गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अचल टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सीखने के नियम। दोस्तों, यह सीखने का नियम थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। जब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत और नियमों की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है। ऐसा इसलिए कि यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि सीटेट और यूपीटेट के साथ साथ सुपर टेट की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की शैक्षिक वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए नियमों को और इस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमें भविष्य में आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आइए अब हम इनके सीखने के नियम को पढ़ते और समझते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। दोस्तों, जब हम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह नियम थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रमुख रूप से दो भागों में बांटकर बताया गया है। अर्थात इन्होंने बताया है कि सीखने के दो नियम हैं, जिसको हम क्रमशः प्रमुख नियम और गौड़ नियम के नामों से जानते हैं। पहला है सीखने का प्रमुख नियम, यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। दूसरा इन्होंने बताया है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। दोस्तों, इसको कहते हैं हम गौड़ नियम और इसको हम कहते हैं प्रमुख नियम। अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के प्रमुख कितने नियम बताए हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए हैं और इन्होंने सीखने के गौड़ 5 नियम बताए हैं। देखो, जब हम इनके सीखने के प्रमुख नियमों की बात करते हैं तो हमें मिलता है लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तैयारी का नियम या तत्परता का नियम के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा इन्होंने बताया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर इन्होंने बताया लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। फिर अगर हम इनके गौड़ नियमों की बात करते हैं तो इसको इन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। मल्टीपल रिस्पांस। दोस्तों, दूसरा इन्होंने बताया लॉ ऑफ मेंटल सेट। मेंटल सेट। तीसरा इन्होंने बताया लॉ ऑफ पार्शियल यानी कि पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी। उसके बाद इन्होंने चौथा नियम बताया इसके अंतर्गत लॉ ऑफ एनालॉजी। फिर इन्होंने बताया 5वां नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब आइए दोस्तों, हम इनके द्वारा बताए गए प्रमुख और गौड़ नियमों को क्रमशः जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इनके प्रमुख नियमों के अंतर्गत आने वाले पहले नियम यानी कि तत्परता के नियम या तैयारी के नियम की बात करते हैं तो हमें मिलता है कि जब कोई अधिगमकर्ता किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। दोस्तों, अगर हम रेडीनेस शब्द की बात करें तो इसके हिंदी में कई मीनिंग है, जैसे उत्साह, शीघ्रता, मुस्तैदी, तैयारी और तत्परता। अगर वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार है, तत्पर है, तो उसका सीखना आसान होता है, अधिक होता है, आनंद युक्त होता है। दोस्तों, ये जो तत्परता का नियम है, इसमें कार्य करने की जो एक आप कह सकते हो प्रवृत्ति होती है, वो निहित होती है व्यक्ति में, अधिगमकर्ता में। अगर आप तैयार हैं किसी काम को करने के लिए तो आपका सीखना ज्यादा होगा, सहज होगा, सुखद होगा
और अगर आप तैयार नहीं हैं, तत्पर नहीं हैं, तो आपका सीखना भी नहीं होगा और आपको संतुष्टि नहीं होगी, अर्थात आप दुख महसूस करेंगे। क्योंकि बहुत समय पहले से अपने समाज में कई कहावतें प्रचलित हैं जिनका उद्देश्य यही होता है कि भाई आप करने की मूड में हैं तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे बांधे बनिया बाजार नहीं लगती, या आप कह सकते हो कि कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है। तो बहुत सारी कहावतें हैं जो हमें इस चीज को समझाती हैं, बताती हैं कि जब सीखने वाला तैयार है, तत्पर है, तभी उसका सीखना आनंदमय होगा, अधिक होगा, सुखद होगा। तो तत्परता के नियम से हम क्या करते हैं, चीजों को आसानी से सीख जाते हैं। दूसरा नियम इन्होंने बताया लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम इसको कहते हैं, या आप इसको कह सकते हो प्रयोग करने का नियम। जब हम भाई किसी चीज को दोहराते हैं, बार बार करते हैं, पुनः करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो सीखना हमारा मजबूत हो जाता है, अदरवाइज मजबूत नहीं होता है। जैसे हम संगीत की बात करें, हम गणित में पहाड़ा गिनती की बात करें, या टाइपिंग की बात करें, या कविता की बात करें, तो जब छोटे बच्चे कविता का अभ्यास करते हैं, पहाड़ा का अभ्यास करते हैं, संगीत सीखने वाला संगीत का अभ्यास करता है, टाइपिंग करने वाला टाइपिंग का अभ्यास करता है, तभी उसका सीखना मजबूत होता है, नहीं तो मजबूत या सीखना हो ही नहीं पाता है। दोस्तों, ये जो अभ्यास का नियम है इसकी कड़ी आलोचना की गई थी तत्कालीन परिस्थितियों में विद्वानजनों द्वारा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि जो थॉर्नडाइक महोदय ने बता दिया है कि अभ्यास का नियम यानी कि हम अभ्यास से सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम केवल अभ्यास से नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए हमें चीजों को समझना होगा तार्किक ढंग से, और हमें उसको सोचना समझना होगा, यानी कि उसके विषय में चिंतन करना होगा। अर्थात सबने कहा कि हम समझकर, चिंतन से और तार्किक ढंग से चीजों को सीख सकते हैं। इसलिए लगभग सन 1935 के आसपास थॉर्नडाइक महोदय ने इस अभ्यास के नियम में बदलाव किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी में, और इसका नाम कर दिया था कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, सीपी। आप लिख लो इसे, कंट्रोल प्रैक्टिस कर दिया गया था। फिर थॉर्नडाइक महोदय ने जो अभ्यास का नियम बताया है, इसमें इन्होंने बताया कि यह दो प्रकार से काम करता है, यूज एंड डिसयूज। देखो, जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो वह सीखना हमारा मजबूत हो जाता है, अगर हम डिसयूज कर दिए यानी कि प्रयोग नहीं किए तो वह सीखना अच्छा नहीं होता है। तो इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा है, प्रयोग का और अनुप्रयोग का नियम। दोस्तों, अब हम इनके तीसरे प्रमुख नियम की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। दोस्तों, प्रभाव के नियम को आप कह सकते हो प्रयोजन का नियम, आप कह सकते हो फल का नियम, आप कह सकते हो परिणाम का नियम। ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यह लर्निंग और टीचिंग के लिए आधारभूत नियम है। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि ये जो इन्होंने बताया प्रभाव का नियम, यह अधिगम और शिक्षण के लिए एक आधारभूत सिद्धांत है। जब कोई सीखने वाला या सिखाने वाला कोई काम करता है, अगर उसके काम का परिणाम अच्छा आता है तब तो वह प्रभावी होता है, अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है तो अप्रभावी हो जाता है। यानी कि जब हमारे कार्य का रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें संतुष्टि होती है, हम खुश हो जाते हैं, वो हमारे हित में होता है, हमारी प्रशंसा होती है, हमारी सराहना होती है, हम पुरस्कृत किए जाते हैं, हम सम्मानित किए जाते हैं। यानी कि प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? वो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे कार्य के माध्यम से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह सीखने और सिखाने का आधारभूत नियम है। तो आधारभूत नियम के माध्यम से लोग चीजों को अच्छे से, आसानी से सीख जाते हैं। इसी को दोस्तों संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ इफेक्ट को हम संतोष और असंतोष, देखो, संतोष और असंतोष के नाम से भी जानते और समझते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियमों के संदर्भ में। दोस्तों, गौड़ नियम में हम सबसे पहले पाते हैं मल्टीपल रिस्पांस।
यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। जब हम बहु प्रतिक्रिया के नियम की बात करते हैं तो हमें यह मिलता है कि कोई अधिगमकर्ता जब नवीन परिस्थितियों में होता है या उसके सम्मुख कोई एक समस्या होती है तो उस समस्या को हल करने के लिए वो एक नहीं अनेक अनुक्रियाएं करता है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, उसको उस परीक्षा को पास करके आगे की क्लास में जाना है, तो अपनी कोर्स की परीक्षा को पास करने के लिए वह विद्यालय में पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, घर पे पढ़ता है, लोगों से चीजें पूछता है, समझता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, उसके बाद जाके परीक्षा पास करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कोई नवीन समस्या आई तो हम बहु प्रतिक्रिया के माध्यम से उस समस्या को हल कर देते हैं और चीजों को सीख जाते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया मेंटल सेट यानी कि मानसिक योग्यता का नियम। इसमें थॉर्नडाइक महोदय हमें बताते हैं कि जब हम अपनी मानसिक योग्यताओं के साथ, एक रुचि के साथ किसी चीज को सीखते हैं तो वह सीखना हमारा मजबूत होता है और सारगर्भित होता है। तो इसमें हमें मानसिक योग्यता और रुचि के साथ चीजों को सीखना होता है। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी यानी कि आंशिक क्रिया का सिद्धांत। आंशिक क्रिया के सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय हमें बताते हैं कि जब हम किसी काम के प्रति कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया संपूर्ण कार्य पर नहीं पड़ सकती, वह उस कार्य के अंश मात्र पर पड़ती है। यानी कि जब हमें किसी काम को सीखना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीख लेना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखते और समझते हैं तो हमारा सीखना स्थायी होता है, मजबूत होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक महोदय का कौन सा नियम शिक्षण सूत्र पर आधारित है, या ऐसे कह सकते हो कि सीखने के अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आप बताओगे क्या, आंशिक क्रिया का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये अंश से पूर्ण की ओर, लिख लो कहीं आप, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। फिर आगे बता रहे हैं कि लॉ ऑफ एनालॉजी यानी कि समानता का सिद्धांत या सादृश्यता का नियम, या आप कह सकते हो अनुरूपता का नियम। तो दोस्तों इसमें थॉर्नडाइक महोदय बताते हैं कि जब अधिगमकर्ता अपनी पूर्व की क्रिया, पूर्व के अनुभव और ज्ञान से वर्तमान की चीजों को सीखने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तो उसका सीखना अच्छा होता है, बेहतर होता है, स्थायी होता है, आनंददायक होता है और वह नवीन चीज को सीख लेता है। कैसे? अपनी सादृश्यता के सिद्धांत, सादृश्यता के नियम के अनुसार, क्योंकि पहले उसने किया है उस काम को, अब पुनः उसको करना पड़ रहा है उसी के अनुरूप किसी काम को, तब वह उन चीजों को आसानी से सीख लेता है। तो जब हम इसके नियम की बात करते हैं यानी कि समानता, सदृश्यता या अनुरूपता, तो अनुरूपता का आशय यही होता है कि ठीक उसी के जैसा, किसके जैसा, जो हमने पूर्व में किया है। तो भाई जब हमने पूर्व में किया है उसी के अनुरूप है तो हम आसानी से उसको सीख जाते हैं। आगे बताते हैं थॉर्नडाइक महोदय अपने 5वें गौड़ नियम के अंतर्गत एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी कि सहचर नियम, या आप इसको कह सकते हो स्थान परिवर्तन नियम। इसमें अधिगमकर्ता जब नवीन परिस्थिति में होता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है या उसके सामने सीखने का लक्ष्य होता है, तो वह अपनी पूर्व की प्रतिक्रियाओं को, जो उसने पूर्व में किया था काम, उन समस्त प्रतिक्रियाओं को वर्तमान परिस्थिति में लागू कर लेता है और उसका सीखना अच्छा हो जाता है, सुखद हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया है, स्थान परिवर्तित कर दिया है। पूर्व में सीखा गया ज्ञान अब उसका वर्तमान परिस्थितियों में अनुप्रयोग कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सहचर नियम, या आप कह सकते हो संबंध परिवर्तन। वहां का संबंध लाके हम यहां के स्थिति में लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि ओवरऑल हम इनके सीखने के नियमों की बात करें तो बहुत ही अच्छे नियम हैं। इन सभी नियमों के अनुप्रयोग से हम शिक्षण कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चे का या किसी भी अधिगमकर्ता का सीखना जो होता है, उसका प्रयास वो सराहनीय हो जाता है। हम उसको
प्रेरणा देकर सिखा सकते हैं, हम उसको उत्साहित करके सिखा सकते हैं और वह आसानी से अभ्यास करते हुए प्रेरणा के साथ अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन, परिशुद्धता दृष्टिगोचर होने लगती है। तो दोस्तों, यदि हम सारांश के रूप में पुनः एक बार इस सीखने के नियम पर नजर डालते हैं तो हमें मिलता है कि थॉर्नडाइक का नियम प्रमुख रूप से 2 भागों में बटा है, जिसको हम प्रमुख नियम और गौड़ नियम के नाम से जानते हैं। प्रमुख नियम 3 भागों में बटा है, गौड़ नियम 5 भागों में बटा है। कुल इन्होंने सीखने के 8 नियम बताए हैं, जिसमें इन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि हम किसी भी अधिगमकर्ता को इन नियमों के माध्यम से सिखा सकते हैं, उनका व्यवहार बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस शैक्षिक वीडियो में बस इतना ही। आगामी जो हमारी शैक्षिक वीडियो आएगी वह भी सीखने के किसी विशेष नियम पर आधारित होगी।